नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और मेरे साथ है श्वेता झा। और आज चुनावी नतीजे 2 राज्यों के आ चुके हैं। एक में जनता ने कांग्रेस को लड्डू खिलाए हैं और दूसरे में बीजेपी के खाते में जीत आई है। तो गुजरात में बीजेपी बीते 27 साल से सत्ता पर काबिज है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता विरोधी लहर जैसी कोई चीज वहां पर नजर नहीं आई और ये चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि जो दावे पार्टी नेताओं ने किए थे वो दावे पूरी तरह से सही साबित हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी ने न केवल जीत यहां पर हासिल की है बल्कि कई रिकॉर्ड्स और मिथकों को भी ध्वस्त कर दिया है। गुजरात में बीजेपी की बहुमत वाली जीत का जो सिलसिला 1995 में शुरू हुआ था वो 2022 तक जारी है। कैसा रहा है गुजरात में बीजेपी का सियासी सफर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में सत्ता के सिंहासन पर बैठने का बीजेपी का इतिहास बरसों पुराना है। यहां बीजेपी ने सबसे पहले 1995 में सरकार बनाई थी और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। गुजरात में बीजेपी को इससे पहले इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। गुजरात में 1995 के बाद बीजेपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये जीत वाकई छप्पर फाड़ नजर आएगी। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली, 1998 में 117 और 2002 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 2007 और 2012 में आंकड़ा फिर से घटा। 2007 में 117 और 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली। पाटीदार आंदोलन के असर से 2017 में बीजेपी 99 सीटों पर आ गई। इस बार 150 के आंकड़े को पार कर बीजेपी ने गुजरात में 1985 के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जब कांग्रेस को 149 सीटें मिली थीं। इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए जहां 31 रैलियां और 3 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 38 रैलियां की। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी 27 रैलियां कर बीजेपी के प्रचार को दमदार बनाया। एक तरफ बीजेपी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, वहीं कांग्रेस की तरफ से आए बयानों ने गुजराती गौरव और गुजराती अस्मिता के बीजेपी के मुद्दों को और मजबूत किया। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने जहां प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में औकात दिखाने जैसी बात की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना रावण से कर दी। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો। गुजरात ने बीजेपी के पक्ष में प्रचंड जनादेश देकर साबित कर दिया कि पीएम मोदी पर निजी हमला करना कांग्रेस को काफी महंगा साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गुजरात में आपने देखा किस तरह से जीत मनाया जा रहा है और वरुण सिन्हा दिल्ली में मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर से, जहां पर तैयारियां चल रही हैं क्योंकि 6:30 बजे का वक्त है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो वक्त नजदीक आ रहा है। वरुण, जरा तस्वीरें भी हमें दिखाइए और साथ ही साथ ये दिखाइए, देखिए अब वो समय है जब एक तरफ खुशी तो मनानी ही है क्योंकि बंपर जीत गुजरात में मिली है, लेकिन साथ ही साथ वो भी समय है जब अपने कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए भी बताना है कि तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ एमसीडी चुनाव दोनों में बीजेपी को एक तरह से मात मिली है।
देखिए, निश्चित तौर पे शायद 2024 की तैयारियों के लिए इस प्रकार की सोच रखना बेहद जरूरी है कि आपको आने वाले दिनों में किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, जो अभी ताजा हालात बने हैं उन हालातों से क्या सीखना है और किस तरीके से उससे फायदा भी उठाना है। तो पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाता हूं कि तैयारियां कैसी हैं। आप देखेंगे कि यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ से पूरा प्रांगण भर चुका है। हाथों में जो है वो बीजेपी के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे और सामने की तरफ जहां पर मंच है वहां पर 6:30 बजे करीब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। ये मोदी के पहुंचने के बाद यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। सीधे तौर पर अगर बोर्ड पे आप देखें तो लिखा हुआ है गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद कि किस तरीके से उन्होंने चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो है लगातार ये प्रयास किया कि नतीजे चाहे कुछ भी हो लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल उनको जरूर मिलना चाहिए और शायद यही वजह है कि कार्यकर्ता। वरुण, देखिए जीत का जोश इतना हाई है कि हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, वहां पर म्यूजिक बहुत लाउड है, तो हम लौटेंगे आपके पास। तो तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। वरुण, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है वापस से, बिल्कुल वो जीत के जश्न और उसके गीत हमें सुनाई दे रहे हैं। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बिल्कुल वरुण, आपको थोड़ा सा साइड पे जाना होगा क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ संगीत ही वहां पर सुन रहे हैं। तो ये फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए 3 जगह चुनाव और तीनों जगह अलग अलग पार्टियों की जीत। एक जगह गुजरात जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, हिमाचल जहां पर भारत पाकिस्तान मैच वाली सिचुएशन आ गई थी, कभी एक आगे कभी दूसरा आगे, लेकिन आखिरकार 39 के बहुमत के साथ कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन विपक्ष बहुत स्ट्रांग है। देखिए गुजरात में जहां पर विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है, वहीं हिमाचल में विपक्ष स्ट्रांग है 26 सीटों के साथ और वहां अन्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। हालांकि वही बात होती है कि आंकड़े किसी के भी पाले में जाए लेकिन सरकार एक पार्टी बना लेती है, ये कहा जाता है, हंसी मजाक में बातें होती है। लेकिन फिलहाल यहां पर स्ट्रांग बहुमत हिमाचल में और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी भले ही जीती हो, लेकिन कल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। वरुण, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जरा दिखाइए तस्वीरें वहां से। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार आपको नजर आ रहा होगा। हाथों में झंडे लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर प्रांगण में मौजूद हैं। 6:30 बजे करीब जो है वो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि नतीजे चुनाव के भले कुछ भी हों, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की सोच बीजेपी की जो है वही शायद रणनीति को आगे बढ़ाती है। आपने देखा भी होगा कि अमूमन जब भी 2 या 3 राज्यों के चुनाव होते हैं तो ऐसे में नतीजे चाहे जो भी आते हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि जो हालात बने हैं इन परिस्थिति से सीखते हुए हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो शायद आज भी जो है वो 2024 की रणनीति पर कार्यकर्ताओं को सीधे इशारा करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे कि आज के रिजल्ट के बाद अब आपको तय करना है कि 2024 की स्थिति जो होगी उसके लिए मेहनत अभी से करनी शुरू कर देनी है। आपको एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रांगण जो है वो इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। सामने मंच की तरफ जो है लगातार तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो है वो जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। तो सीधे तौर पे गुजरात की जीत एक अपने आप में ऐतिहासिक जीत है, सबसे बड़ी जीत है अब तक के इतिहास में गुजरात के, और शायद यही वजह है कि इस प्रकार की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जरूर पहुंचे। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि साथ में जीत के एक सोच बदली सी है हिमाचल में, तो उस पर चिंतन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी बीजेपी को कि आखिर आने वाले दिनों में क्या हिमाचल के ऐसे पॉइंट्स रहे, ऐसी दिक्कतें रही जहां पर चुनाव को गंवाना पड़ा। साथ में एमसीडी के चुनाव जो स्थिति बनी, तो ऐसे में 2 जगह जरूर बीजेपी बैकफुट पर आई, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में कमाल किया है, कार्यकर्ताओं का उत्साह यहां पर नवजोत देखने लायक है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको ये देखिए बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं। लगभग 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और हर बार जब चुनावी जीत के बाद यहां पर प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको नजारा वो याद होगा कि इनके आते ही रेड कार्पेट वहां बिछा होता है, भव्य तैयारियां होती है, फूलों से पूरे कार्यालय को सजाया गया होता है और पुष्प वर्षा वहां होती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। आज भी नजारा वैसा ही यहां पर दिखने वाला है। लेकिन वरुण, साथ ही साथ ये बताइए कि देखिए कहीं ना कहीं खुशी में, उस खुशी में जिसकी उम्मीद बीजेपी को यहां पर थी, उसमें थोड़ी कमी कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी एक तरह से मानकर चल रही थी कि जो परंपरा हिमाचल प्रदेश की रही है कि हर बार हर 5 साल में सरकार बदल देना,
इस बार शायद उस परंपरा को बदल दिया जाएगा, जो बीजेपी कह भी रही थी और नारा भी उसका यही था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, परंपरा तो नहीं बदल पाई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब भी चुनाव में जाया जाता है तो कोशिश जरूर रखी जाती है कि जो भी ट्रेंड पहले का रहा है उसमें बदलाव रखने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था शुरुआती दौर में वो बहुत ही पॉजिटिव था। इसके बाद इलेक्शन के बाद भी जो जिस प्रकार की चीजें सामने निकल के आ रही थी वो भी बेहद पॉजिटिव थी और लग रहा था कि बीजेपी को की शायद सरकार वो वहां पर बना ले जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के साथ ही चीजें सारी की सारी नजर आई और इसीलिए मैंने कहा कि अब चिंतन जरूर करना पड़ेगा कि कमियां कहाँ हैं। एंटी फैक्टर देखिए, गुजरात में भी जहां तक लोग गए हैं वो जानकारी आसानी से दे सकते हैं कि गुजरात में भी शायद वहां की सरकार से लोग खुश थे या फिर वो किस तरीके से मोदी में माहौल में अपने आप को बना पाए या फिर मोदी फैक्टर इतना कामयाब रहा कि शायद कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत मिल पाई। लेकिन हाँ, हिमाचल के मामले पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप मान सकते हैं कि वहां पर नाराजगी थी। विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही था तो कांग्रेस को चुनना बेहद जरूरी था, मजबूरी भी थी और शायद यही वजह है कि इस प्रकार की जीत जो है कांग्रेस ने वहां पर हासिल करी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जरूर सोचना होगा कि हिमाचल के चुनाव के बाद जो हार के कारण बने, क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो जनता तक कन्वे नहीं हो पाई, क्या सीधे कार्यकर्ता या फिर नेता जो है जनसंपर्क अभियान में जनता को ये नहीं समझा पाए कि 5 साल में उन्होंने कौन कौन से काम करे हैं। और बाकायदा जो जयराम ठाकुर वहां पर ये कहते नजर आ रहे थे कि उनके 5 साल के काम ऐसे हैं जो इस बार बम्पर जीत दिलाएंगे। तो कमियां कहां रह गई, खामियां कहां रह गई, इसके बारे में जरूर सोचना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुजरात की जीत के साथ ही जश्न का माहौल जरूर बदल जाता है। गुजरात में कहीं भी अगर बैकफुट पे बीजेपी जाती तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खामियाजा बनना पड़ सकता था या फिर एक बहुत बड़ा दिक्कतें आ सकती थी बीजेपी के सामने। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल करी, 2024 के लिए एक तस्वीर पेश कर दी कि लगातार गुजरात में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि कैसे यहां पर कार्यकर्ताओं के उत्साह में आपको जरा सी कमी नहीं आएगी। गुजरात जीत हावी है सर पर, हिमाचल में को लेकर थोड़ा सा मनोबल डाउन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुजरात की जीत के साथ ही सारी चीजें जो है वो साइड से होती नजर आती है। और साथ साथ ये बात भी है कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री को देखना, उनको सुनना, उनके सामने पढ़ना, यही शायद बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं के लिए मूवमेंट भी अपने आप में बड़ा होता है, इसलिए उत्साह भी आपको यहाँ पर जब प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू होते कार्यकर्ता तो दुगना नजर आता है। तो अमूमन ये तस्वीरें बीजेपी में तभी देखने को मिलती हैं जब चुनावों के बाद इस प्रकार के आयोजन होते हैं और जीत के बाद प्रधानमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं वरुण, वही बात देखिए, जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त, वहां पर देखिए जीत का जोश और जश्न इतना हाई है कि आपकी आवाज कम हो जा रही है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर हम गुजरात और हिमाचल के नतीजों को कंपेयर करते हैं, जो कनेक्ट बीजेपी का गुजरात के साथ है वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हिमाचल के साथ रही। अगर हम कहें कि हिमाचल में किसी पार्टी ने बीजेपी को हराया तो नहीं, वहां पर जनता का ये मैंडेट था, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं दौड़ में लगी नहीं रही थी और प्रधानमंत्री हिमाचल बहुत बार जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। और अब जब लोगों का ये मैंडेट सामने आया है तो लोगों की जबान से यही निकल रहा है कि हम हिमाचलियत को जिता रहे हैं। वहां पर नेशनल मुद्दों को उठाया गया, बात हुई। अगर इसी को आप पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से कंपेयर करें, वो फैक्टर्स वहां पर काम कर जाते हैं, लेकिन हिमाचल में भी ये चीजें काम नहीं करती। यहाँ पर जो हिमाचली पहाड़ी है, हिमाचली कहता है कि उसके लिए उसकी अस्मिता बहुत ऊपर है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिसिंग भी रहा है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, जाने के बाद वो तय करें। जहां पर भूपेंद्र पटेल को आप देख सकते हैं,
ये सीधी तस्वीरें आतिशबाजी के साथ वहां भी जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि वहां पर जश्न सुबह 8:30 बजे ही शुरू हो गया था और तब वहां पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जुटने शुरू हो चुके थे और इस वक्त ये भूपेंद्र पटेल जनता से बातचीत करते हुए, धन्यवाद करते हुए और तस्वीरें सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ગુજરાતની જનતાએ ભરોસો અને વિશ્વાસ મૂક્યા છે એની જીત છે। કાઠોડિયા વિધાનસભામાં આ ઉમેદવારની જીત નથી પણ આપ સૌની જીત છે। અહીંયા તો તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા। સંભળાતું નહીં, ફોન કરું તમને ઉભાડું બહુ છે। આપણી જવાબદારી જે છે એ જવાબદારી નરેન્દ્રભાઈએ પણ આપણામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે। એ વિશ્વાસમાં ક્યાંય ચૂક ન થાય અને પ્રજાજનોના ખૂબ સારા કામ થાય, નાનામાં નાના માણસના કામ થાય, એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને રહીશું। સૌ કાર્યકર્તા જે પણ છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દિલથી અને તમે બધાએ કાઠોડિયાની સીટ પણ ઐતિહાસિક જીત અપાઈ। આખા ગુજરાતમાં નંબર 1 ઉપર હતા, નંબર 1 ઉપર રાખ્યા છે। બધા આપણે સાથે જ રહેવાનું છે અને સાથની જ જીત છે। આપણે બધા સાથે છીએ એની જ જીત છે। भूपेंद्र पटेल को आप सुन रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उन्हें ये कहते हुए कि धन्यवाद आप लोगों को, गुजरात की जनता को इस जीत के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घाटलोडिया सीट से, जहां से वो खुद चुनावी मैदान में थे, वहां की जनता का बहुत आभार। उन्होंने कहा कि जो ऐतिहासिक जीत वहां से दिलाई है लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीत इसलिए भी हो जाती क्योंकि 1985 में 149 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब देखिए 2022 158 सीट, यानी वो रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो रिकॉर्ड बहुमत के साथ अब विपक्ष में जितना आंकड़ा होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, उतना भी नजर नहीं आ रहा है। या कहें कि बीजेपी ने इतनी बम्पर जीत हासिल की है कि गुजरात में अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जीत से गदगद बीजेपी और यहां पर 158 सीटों के साथ जीत का परचम लहराती हुई बीजेपी गुजरात में 7वीं बार सत्ता पर काबिज। दूसरी बार भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को लेंगे शपथ। बिल्कुल, ये वही सीट है, आपको बताते हैं, जहां से आनंदीबेन पटेल जो है वो भी चुनाव लड़ी थी और वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसके बाद घाटलोडिया सीट से भूपेंद्र पटेल चुनावी मैदान में उतरे और ये दूसरी बार उन्हें जीत और 7वीं बार सत्ता वहां पर बनाने के लिए जा रहे हैं। और लगातार वरुण, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, हम देख रहे हैं गुजरात में तो एक तरफ जश्न मनाया ही जा रहा है, आपके पीछे भीड़ भी उतनी बढ़ती जा रही है कार्यकर्ताओं की और जोश भी दुगना होता जा रहा है। देखिए निश्चित तौर पर भीड़ भी बढ़ रही है और शायद मैं जहां पर खड़ा हूं मुझे भी कई बार जो है वो साइड में होना पड़ा है। लेकिन एक बार नजारा देख लीजिए फिर से, तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में यहां पर उत्साह है। यहां पर पूरा प्रांगण जो है वो भर चुका है, हाथों में जो है वो बीजेपी के झंडे लिए तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आएंगे उनके संबोधन को सुना जाएगा। लेकिन दूर तक अगर आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि
आगे की तरफ। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आके फटाफट कुर्सियां डाली और बैठ गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वरुण, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, क्या कोई सीनियर लीडर वहां पर अभी पहुंचे हैं? देखिए, सीनियर लीडर्स का सिलसिला आज शुरू होता है 5:30 बजे। अभी कोई वरिष्ठ नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन 5:30 बजे से यहाँ पर लगातार जो है वो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है वरिष्ठ वरुण, जरा आप माइक अपने पास ला करके बोले, क्योंकि आप शोर बहुत ज्यादा है आपके पीछे, इसीलिए हाँ, जरा थोड़ा लाउड आप बोले तो हम सुन पाएंगे आपको। कब से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कौन कौन आने वाले हैं आज? जी देखिए, 5:30 बजे करीब यहाँ पर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के यहाँ पर पहुंचेंगे करीब 5:30 बजे और 6:30 बजे प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के पहुंचने की भी खबर यहाँ पर मिल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जब खुद पहुंचे, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करें। उसी में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उस बात का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रमुखता के साथ कार्यकर्ताओं को एक ही नाम, एक ही शख्स का इंतजार रहता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और शायद यही वजह है कि जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे की लाइन में जो कुर्सियां हैं वो तुरंत भर गई हैं। केवल 2 लाइन की कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन तुरंत लोगों ने जो है वो इसको कब्जे में लेकर तुरंत बैठ गए हैं। इसके अलावा बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है तो वो अपनी बारी का इंतजार कर सकें। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको केवल कार्यकर्ता नजर आएंगे। अमूमन आपको नवजोत एक तस्वीर हमेशा याद रहती होगी कि जब भी प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं बीजेपी ऑफिस से, तो ऐसे में छतों से लोग उनको देखते हैं, सुनने आते हैं। तो वो तस्वीर भी हो सकता है कि थोड़े दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिले। बाहर कार्यकर्ताओं को फिलहाल रोका गया है। थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं को अंदर भेजा जा रहा है चेकिंग करने के साथ ही। लेकिन हाँ, जितनी देर जल्दी करीब 5:30 बजे तक आप मान के चलिए कार्यकर्ताओं का अंदर आने का जो प्रावधान है वो रोक दिया जाएगा। 5:30 बजे के बाद किसी की अंदर एंट्री नहीं होगी। नेता भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी करीब 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और 6:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे अलग अलग स्लोगन्स कई लोगों के हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो हाथों में जो है तख्तियां लिए हुए हैं, हाउस द जोश गुजरात, धन्यवाद गुजरात, वेद प्रकाश। दूसरा जो है वो आप देखेंगे अब सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, आप कार्यकर्ता पीछे छूट गए हैं। ये इस प्रकार के स्लोगन्स लेके आए हैं। आप कहां से आए आप? सर, ये जो है हाउ द जोश हाई है और इसके पीछे लिखा हुआ है कि ईवीएम हैक हो गया और आप कांग्रेस पाइक हो गया। ईवीएम हैक का स्लोगन बीजेपी ने कभी नहीं कहा था। ये आम आदमी पार्टी बोलती थी, कांग्रेस बोलती थी कि हैक हो गया, हैक हो गया, हैक हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा है ये। आज सारे रिकॉर्ड टूट गए, आप कांग्रेस पीछे छूट गए। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मोदी जी का काम, विकास आगे आ गया। अच्छा, एक बात जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि गुजरात चुनाव में जो जीत का एक बड़ा कारण बना वो ये भी था कि शुरुआती दौर से लगातार बीजेपी जो टारगेट कर रही थी वो आम आदमी पार्टी को कर रही थी। उसको लग रहा था कि शायद हो सकता है कि इस बार कांग्रेस का जितना वोट बैंक है वो टूटकर आम आदमी पार्टी के पास जाएगा और ऐसे में चुनाव की दिशा बदल सकती है। इसीलिए शुरुआती दौर से, चाहे वो इस समय दिल्ली निगम के चुनाव में वीडियोस जारी करने की बात की जा रही हो या फिर इसके अलावा लगातार जो है वो वरुण, जो ताकत है, चुनाव नेता लड़ते हैं लेकिन उनको जितवाती या हराती जनता है और जनता की ताकत, जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है और उस वोट में बहुत बड़ी ताकत है और उस जनता ने जब अपना मैंडेट दिया है वो बिल्कुल क्लियर है।